हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है क्लास 10 क्षितिज के काव्य खंड का 3rd चैप्टर उत्साह। पाठ का नाम उत्साह है। उत्साह पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका पाठ का परिचय दूंगी। और इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने इस पाठ में क्या बताया है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो कि नव जीवन को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है अट नहीं रही है। पहली कविता इनकी उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है में कविता में फागुन के जो महीना होता है उसकी मादकता को प्रकट किया गया है। कवि फागुन की चारों तरफ फैली सुंदरता को अनेक अर्थों में देखता है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। पाठ परिचय समाप्त होने के बाद अब मैं चलती हूँ कविता की ओर। आइए कविता पढ़ते हैं। आइए कविता स्टार्ट करने से पहले हम कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जान लें। बादल गरजो घेर घेर जो शब्द आया है उसका अर्थ है चारों दिशा से घेर आए। घोर गगन इसका अर्थ है सारा आसमान। धाराधर यानी बादल। ललित यानी सुंदर। विद्युत छवि बिजली की छाया। और हृदय को कहते हैं वज्र इंद्र का एक शस्त्र है यानी हथियार। बादल गरजो घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। इस कविता में कवि बादल से आह्वान करते हुए गरजने के लिए कह रहा है। निराला बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ गरजो, तुम सारे आसमान में छा जाओ। हे बादल, इस तरह पूरे आसमान में छा जाने के बाद तुम मुझे छोटे बालक के घने काले काले घुंघराले बालों की तरह लगते हो। जिस तरह उस बालक के बाल नएपन की सुंदरता से भरे हुए होते हैं, उसी की तरह तुम भी आसमान में नए लगते हो। आसमान में छाए तुम्हारे रूप में बच्चे अनंत कल्पना कर लेते हैं। लोगों के हृदय में अपनी बिजली की चमक और कड़क की छवि बनाने वाले हे बादल, इस समाज को नवजीवन की चेतना से भर दो। विरोध और संघर्ष के लिए इन बादलों के पास वज्र जैसा हथियार है। इस हथियार से ही प्रतिकार संभव होता है। और बादल का गरजना कवि के लिए कैसा लग रहा है? एक नई कविता के समान लग रहा है। बादल के गरजने और बरसने से धरती पर नवजीवन का संचार होता है। इसलिए कवि चाहता है कि बादल गरजें। बादल धीमे धीमे नहीं बरसें बल्कि बादल गरजें। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। विकल विकल उन्मंथे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसमें जो विकल शब्द है, विकल का अर्थ होता है बेचैन। उन्मन का अर्थ है अनमनापन यानी कहीं मन नहीं लगना। निदाघ गर्मी का मौसम। सकल सारे यानी सभी। अज्ञात अनजाना जिसका पता ना हो। अनंत असीम जिसका कोई अंत ना हो।
तप्त धरा, तपती जलती हुई धरती। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश में बादल छाने के पहले की स्थिति के बारे में बताते हुए अपने आह्वान को सही सिद्ध किया है। निराला कहते हैं कि गर्मी के मौसम में सभी लोग भीषण गर्मी से बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। सभी का मन अपने वश में नहीं रह गया है। सभी बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। सारे विश्व के लोग इस भयंकर गर्मी को झेल रहे हैं। उन सभी के मन में एक आशा है कि अज्ञात दिशा से भी बादलों के अनंत समूह आएं और धरती पर बरस के इसकी गर्मी को शांत करें। ये धरती गर्मी के कारण तप रही है। बारिश होने के बाद ही ये शीतल होगी, इसलिए बादल को आकर धरती पर बारिश करनी चाहिए। ये पीड़ा और दमन एक तरीके से ये प्रतीकात्मक इन्होंने बताया है। इसका अर्थ ये है, इन पंक्तियों के कहने का आशय ये है कि इन्होंने लोगों की पीड़ा से भी संबंधित ये बात कही है कि ये पीड़ा और दमन तभी खत्म होगा जब नई व्यवस्था के लिए संगठित होकर संघर्ष किया जाए। दमन और शोषण की गर्मी से राहत पाने के लिए, नवजीवन के लिए संवेदना की बारिश होनी अति आवश्यक है। निराला की कविता पहली थी उत्साह, जिसका मैंने आपको भावार्थ बताया। अब ये दूसरी कविता है उन्हीं की, अट नहीं रही है। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अटना यानी समाना, शामिल होना। आभा छवि या सुंदरता को कहते हैं। तन शरीर, सट नहीं रही है, छूने नहीं देती। और पाट पाट यानी जगह जगह। ठीक, अब पढ़ते हैं इसको कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता का बखान किया है। फागुन वो महीना होता है, मार्च का महीना, होली से आने के पहले का। बहुत ही अच्छा महीना होता है। उसमें न गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए ये मौसम एक आदर्श मौसम माना गया है। तो फागुन के महीने में उसकी आभा, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं नहीं समा पा रही है। प्रकृति के कोने कोने से सुंदरता फूट रही है। सब और नएपन की सुंदरता बहुत बढ़ी हुई है। इसी फागुन के महीने में वसंत ऋतु का समय होता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ऋतु सबसे अच्छी श्रेष्ठ मानी गई है। इस महीने में इस सुंदर वातावरण के कारण मानव का, इंसानों का मन बड़ा ही आनंदित होता है। कवि अपनी कल्पना में फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि वातावरण में चारों ओर सुंदर फूलों से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू फागुन की सांसें हैं। धरती से लेकर आसमान तक चारों ओर फागुन की ही सुंदरता फैल गई है और कवि को ऐसा लग रहा है कि फागुन ने आकाश में उड़ने के लिए अपने परों को फैला लिया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वह और आगे कवि निराला कहते हैं कि सब और फागुन की ऐसी मोहक सुंदर छटा फैली हुई है कि वह एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा है और उसकी सुंदरता से अपने आप को सम्मोहन की स्थिति में पा रहा है। बुरी तरह से वो सम्मोहित हो चुका है। आसपास के सभी पेड़ों की डालियाँ नए नए पत्तों के आने के बाद और सुंदर लगने लगती हैं। इन पत्तों का रंग अलग अलग है। किसी वृक्ष के पत्ते लाल लाल हैं तो किसी के हरे हरे फूल, और पत्तों के रंगों की ये इतनी सुंदरता फागुन की सुंदरता को और बढ़ा रही है। फागुन के महीने में कई पेड़ों पर सुगंधित फूलों के खिलने का समय होता है, इसलिए कई वृक्ष फूलों से इस तरह लद गए हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन के गले में अपने गंध से मदहोश कर देने वाले फूलों की माला पड़ी हो।
आगे कवि निराला कहते हैं कि हे फागुन, इस समय तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है कि वह सारी धरती में भी समा नहीं रही है। इस कविता में निराला ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। मानवीकरण भी एक अलंकार होता है, वो बाद में मैं अलंकारों में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।